So dear student, once again welcome back to theory revision sessions. This is all about me and today's topic is the conic section. This is TRS 23. तो बच्चों सबसे पहले मैं जानना चाह रहे हैं आपके यहाँ कि भाई कॉनिक सेक्शन होता क्या है। याद कीजिए जो बेसिकली जो पैराबोलिक कर्व्स होते थे ना उनके बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है, जो कि एक कोन से कट करके बनते हैं। अब ठीक है, तो बनते तो हैं, लेकिन क्या जेई मेन के अंदर क्वेश्चन कितने आते हैं? तो बेटा जेई मेन के अंदर क्वेश्चन एक भी आ सकता है और दो भी आ सकते हैं। एडवांस के अंदर 2 से 3 आते हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा है। क्या हर सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते हैं। तो इसको ध्यान से समझना। मैं जहां पर आपको बोलूंगा भी ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है मेंस के हिसाब से, उसको नोट करते जाना, क्योंकि मेजरली पार्ट जो हम कवर करेंगे वो मेंस ओरिएंटेड ज्यादा कवर करेंगे आज की क्लास में। ठीक है बच्चों, तो ठीक है। तो एक कॉन नेसेसरली यदि उसको डिफरेंट टाइप से कट किया जाता है तो डिफरेंट शेप्स बनती हैं। वैसे कॉनिक की हमें डेफिनेशन जो याद रखनी चाहिए वो याद रहनी चाहिए कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो इस प्रकार से मूव करे कि उसके फिक्स पॉइंट से और फिक्स लाइन से डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट रहे। मतलब एक पॉइंट पी आपको दिख रहा है यहाँ पर, पॉइंट पी इस प्रकार से मूव करे कि इस पॉइंट पी की एस से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है, इस पॉइंट से डिस्टेंस और लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो एक कांस्टेंट रहे, उसको हम बोलते हैं कि उस पी पॉइंट का लोकस आपका एक कॉनिक होगा। अब उस कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करती हुई इस कांस्टेंट की वैल्यू कैसी आती है, यदि वो कांस्टेंट जो है ई, जिसको हम सेंट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको बोला जाता है फोकस, ये जो फिक्स लाइन होती है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट्रिक्स, the fixed ratio is called the eccentricity, the fixed ratio is called the eccentricity, and the line passing through the focus and perpendicular to the directrix is called the axis। ठीक है, और PS इक्वल टू ई टाइम्स पी एम। यदि E का वैल्यू 1 होता है तो ये जो कर्व आता है ये पैराबोला आता है, E 1 से ज्यादा होता है तो ये हाइपरबोला आता है, और E यदि 0 से 1 के बीच में होता है तो ये इलिप्स आता है। ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है। ये बात होगी रिवीजन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कॉनिक विद द एक्सिस इज कॉल्ड द वर्टेक्स। जैसे कि अपन ये डिस्टेंस वगैरह फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ पर बच्चों इसको जब सोल्व किया जाता है तो ये जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन ही बनती है। मतलब जनरल 2 डिग्री की इक्वेशन कुछ कंडीशन के तहत कॉनिक को रिप्रेजेंट करती है। एक बार बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस प्रकार से इक्वेशन दी जाए और पूछ लिया जाए कि ये कॉनिक कौन सा है, ये पैराबोला है, इलिप्स है या हाइपरबोला। तो अब आपको इस प्रकार की फॉर्मेट में क्या चेक करना है कि जो पॉइंट है 1,2 ये इस लाइन के ऊपर, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, इस लाइन के ऊपर लाई तो नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा। अब देखो आप इसको कंपेयर कर लो पी एस स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स पी एम स्क्वायर के फॉर्मेट में, और वहां से देख लो इसेंट्रिसिटी आ रही है 1 से ज्यादा तो हाइपरबोला। ठीक है, तो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ अपने नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन के बारे में। तो नेचर ऑफ कॉनिक सेक्शन जो होता है बेसिकली यहाँ पर 2 चीजों पे डिपेंड करता है। वन इज द पोजीशन ऑफ द फोकस विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स, कि जो फिक्स पॉइंट है उसकी पोजीशन डायरेक्ट्रिक्स के रिस्पेक्ट में क्या है, और सेकंड थिंग इज अपॉन द इसेंट्रिसिटी। तो बच्चों जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाई नहीं करता है तो वो कॉनिक होता है, मतलब दैट विल बी द पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। लेकिन यदि जो फोकस है फिक्स पॉइंट है, देखो ये फिक्स पॉइंट, ये अपना एस फिक्स पॉइंट था, यदि ये डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर ही आ गया तो पी पॉइंट का जो लोकस होता है वो पेयर ऑफ लाइन होती है। क्या होती है? पेयर ऑफ लाइन, क्योंकि यहाँ पे एंगल फिक्स हो जाएगा तो ये 2 ही लाइन बनाएगा इसके साथ। ठीक है, अब उसमें भी डिपेंड करता है कि ई 1 से ज्यादा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइन, ई 1 तो कोइंसिडेंट लाइन, और ई लेस देन 1 तो इमेजिनरी लाइन। इसी प्रकार से यदि ये फोकस उस पॉइंट लाइन डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर लाइन नहीं करता है तो ई ग्रेटर देन 1 पे हाइपरबोला, ई 1 पे पैराबोला और ई 0 to 1 पे इलिप्स होता है। ठीक है, बात क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो। तो बेटा ये बात थी राइट सर्कुलर कोन को डिफरेंट प्लेन से कट करते हैं। ठीक है, तो ये अपना राइट सर्कुलर कोन है, इसको अलग अलग प्लेन से कट किया जाता है तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की फॉर्मेशन होती है। आपको कंडीशन देखो बेटा ये याद रखनी है कि डेल्टा, वो जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें ये डेल्टा डेल्टा ये होता है ना, ए बी सी एफ जी एच वाला डिटरमिनेंट, यदि ये 0 होता है तो दो पेयर ऑफ लाइन होगी। अब पेयर ऑफ लाइन के अंदर भी कंडीशन कैसी, ई ग्रेटर देन 1, या फिर ई ग्रेटर देन 1 की कंडीशन होती है एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, ई इक्वल टू 1 की कंडीशन होती है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। ठीक है, और ई लेस देन 1 की कंडीशन होती है एच स्क्वायर लेस देन ए बी। ठीक है, कि पैराबोला कब रिप्रेजेंट करेगा, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी। इलिप्स कब रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एच स्क्वायर लेस देन ए बी, इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा।
और हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 और एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, ये कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो भी कैसे कैसे कट करते हैं। डायग्राम में दिख रहा है आपको पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल भी दिख रहा है। इलिप्स का जो हॉरिजॉन्टल, यदि आप इंक्लाइन प्लेन से कट करते हो तो इलिप्स बनता है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन से कट करते हो कोन को तो वहां पर आपको सर्कल मिलता है बच्चों। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ये थी हमारी भाई जनरल बेसिक्स। तो क्वेश्चन जो होता है ना वो बेसिक के ऊपर सबसे ज्यादा आता है, कि अभी तक मैंने जो बात करी ना बेसिक कोनिक की डेफिनेशन के ऊपर, या पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के बेसिक्स, यहाँ पे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ठीक है, ये तो अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि पैरामेट्रिक, सॉरी, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला की जो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो अपना उसकी फोकस क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, सब हमें पता ही होती है। ठीक है, उस बताओ स्टैंडर्ड पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, x इक्वल टू माइनस है, फोकस क्या होता है a,0, वर्टेक्स, ये सब कैलकुलेशन हमें पता है। तो इसके लिए देखो 80 स्क्वायर 280 अपन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेते हैं। ठीक है, p, t ऐसे लिखते हैं 80, तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए ये हो जाएंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ये हो जाएंगे। देखो इसके लिए ये, इसके लिए ये, इसके लिए ये और इसके लिए, इस प्रकार से अपन नहीं बोल सकते हैं। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एक ऐसा कोऑर्डिनेट होता है जो सारे पॉइंट को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या होता है, जैसे सर्कल में पड़ा S1 पॉजिटिव तो बाहर, S1 नेगेटिव तो अंदर, और S1 जीरो तो ऑन द कर्व। एक लाइन की पोजीशन क्या करती है कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x के रिस्पेक्ट में कोई लाइन कट करती है तो सीकेंट, टच करती है तो टेंजेंट, और अदरवाइज बाहर लाई करती है तो उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। तो बेटा देखो यहाँ पर ये जो है ना सीकेंट की और आउटसाइड की कंडीशन तो आप लोग याद नहीं कर पाओगे, तो बेटर क्या रहता है लाइन को कर्व के साथ सोल्व कर लो और उसका डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस कर लो। ठीक है, लेकिन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आप याद रख सकते हो कि लाइन जो है y इक्वल टू mx प्लस सी, वो y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी यदि c का वैल्यू a बाई m के इक्वल होगा। फिर बात आती है कि दो पॉइंट यदि पैराबोला के ऊपर गिवन हो तो उनकी लाइन जॉइनिंग का इक्वेशन क्या होगा, कोड का इक्वेशन क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि ये दोनों पॉइंट लाइन जो, यदि दोनों पॉइंट यदि पैराबोला के ऊपर हैं, एक पॉइंट को यदि T1 और दूसरे पॉइंट को T2 बोलते हैं, तो इनका जो स्लोप है ना, स्लोप उसको जरूर से याद कर लेना। स्लोप ऑफ द कोड इज 2/T1 प्लस T2। क्या होगा, 2/T1 प्लस T2। और यहाँ से आप इक्वेशन निकाल सकते हो कि इक्वेशन जो होती है कोड की वो ये आती है। इक्वेशन याद करने का मैं एक दूसरा तरीका भी बताता हूँ आपको। ठीक है, तो देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि T1 T2 की लाइन ज्वाइनिंग का जो, यदि वो फोकल कोड होती है तो T1 इंटू T2 की वैल्यू -1 होती है। ये भी अपने को याद रखनी होती है कि फोकल भाई कोड की इक्वेशन भी आपने डिराइव करी, वो फोकस से पास करेगी तो T1 T2 -1 आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि यदि आपने स्लोप याद कर लिया तो आप इक्वेशन ऑफ कोड कैसे याद रखोगे, ऐसे कि भाई स्लोप से आ जाएगा 2x माइनस T1 प्लस T2 बाई कॉन्स्टेंट बचा। अब यदि ये फोकल कोड होगी तो a,0 डालने पर T1 T2 -1 आना चाहिए। तो भाई a,0 डालने पर ये टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ 2a और यहाँ 2a T1 T2, तो T1 T2 इक्वल टू -1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ T1 T2 की लाइन ज्वाइनिंग का स्लोप, और यदि वो फोकल कोड होती है तो T1 T2 का प्रोडक्ट -1 होगा। ठीक है, तो T1 T2 का वैल्यू यदि -1 है तो क्या हुआ, यदि एक पॉइंट T1 है तो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, साथ में बच्चों ये जो फोकल कोड होती है ये दो सेगमेंट बना रही है PS और QS, तो इनकी लेंथ इक्वल नहीं होती, लेकिन PS और QS जो सेगमेंट है फोकल कोड के, S इज द फोकस, इनका हार्मोनिक मीन सेमी लेटेस्ट रेक्टम के इक्वल होता है। हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ दिस फोकल कोड्स इज इक्वल टू द सेमी लेटेस्ट रेक्टम। क्या होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड QS, हार्मोनिक मीन ऑफ PS एंड QS इज सेमी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। फिर बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो फोकल कोड होती है इसकी लेंथ, ये फोकल कोड यदि एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अपने पास कई बार क्वेश्चन के अंदर वो केवल सिंपल कोड की लेंथ ही पूछ सकता है, लेकिन जो फोकल वर्ड यूज में ना ले तो फोकल कोड नहीं होगी, और फोकल कोड नहीं होगी तो उसकी लेंथ 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा नहीं होगी। तो उस केस में तो फिर अपन को डायरेक्ट तरीका लगाना पड़ेगा, सोल्व करने पड़ेंगे लाइन और पॉइंट को। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आती है बच्चों, जैसे हमने पोजीशन की बात करी थी तो यहाँ पर बात आती है टेंजेंट की। तो टेंजेंट बच्चों तीन प्रकार से होती है। पहला होता है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में मतलब क्या होता है कि आपको स्लोप गिवन है तो y इक्वल टू mx, तो c का वैल्यू कितना होता है a बाई m, तो ये आ गया अपना स्लोप फॉर्मेट में। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है याद करो, पैराबोला सर्कल में भी दिखा था। पॉइंट फॉर्म में क्या होता है बच्चों, यदि पॉइंट हमें कर्व के ऊपर गिवन होता है तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है t इक्वल टू 0। तो अपन क्या करेंगे,
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x कर्व है, तो वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे y1 से और x को रिप्लेस कर देंगे x प्लस x1/2 से, तो वहां से आपका t इक्वल टू 0 आ जाता है। t इक्वल टू 0 को सोल्व करने पे जो इक्वेशन आती है उसी की हेल्प से आप पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या कहती है? पॉइंट फॉर्म में यदि पॉइंट आप x1, y1 एज्यूम कर रहे हो तो पैरामेट्रिक के अंदर आप पॉइंट 80 स्क्वायर 280 एज्यूम करते हो, ठीक है। तो जो पैरामेट्रिक में आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली वहां पर आप y1 की जगह पुट कर दो 280 और x1 की जगह पुट कर दो 80 स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं बच्चों, तो ये आता है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। ये ब्रह्मास्त्र, इसको याद रखना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी टी ऑफ ए पैराबोला इज टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू 1/t। मतलब पी टी1 पर यदि मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उसका जो स्लोप होगा वो 1/t1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब बच्चों कई बार क्या होता है कि नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला दे दिया जाता है, अब उसमें बोलते हैं भाई एम स्लोप की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, तो क्या करो बेटा, किसी भी कर्व के ऊपर एम स्लोप की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उस इक्वेशन को कर्व के साथ सोल्व कर दो, डी जीरो कर दो टेंजेंसी होने के लिए, या फिर स्टैंडर्ड से कंपेयर कर दो। बच्चों ये जो T1 और T2 पर यदि आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इन टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट होते हैं A T1 T2, A T1 + T2। ये भी प्यारे बच्चों आपको याद होना चाहिए, इस पे लोकस वगैरह की प्रॉब्लम पूछी जा सकती है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट P T1 and Q T2 इज व्हाट? A T1 T2, A T1 + T2। बच्चों अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो हम साथ साथ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। पैराबोला के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पैराबोला के ऊपर यदि आप पैराबोला के ऊपर 3 पॉइंट लिए आपने और उन तीनों पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी, आपने 3 पॉइंट लिए और उन तीनों पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दी टेंजेंट ड्रॉ, तो दो टेंजेंट्स भी आपस में कट करेंगी। तो टेंजेंट जहां कट करेंगे, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा टेंजेंट पी क्यू आर पे कट कर रही है और पैराबोला के ऊपर एबीसी पॉइंट मैंने लिए हुए हैं, ठीक है। अब तो ये जो एबीसी जो पॉइंट है इनसे बनने वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू, एबीसी जो पॉइंट है, जो पॉइंट्स कर्व के ऊपर है, पैराबोला के ऊपर है, इनसे बनने वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल का वैल्यू और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो टेंजेंट की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो कहानी बन रही है उनसे बनने वाले एरिया ट्राइंगल के एरिया का डबल होता है एरिया। ये क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है मींस के अंदर, एडवांस के अंदर, कि एबीसीडी पैराबोला के ऊपर 3 पॉइंट है, इन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे तो उनसे बनने वाले पॉइंट, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया एबीसी ट्राइंगल का आधा होता है, मतलब जो पॉइंट्स कर्व के ऊपर है उनका एरिया डबल होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। फिर बच्चों बात आती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। आपको याद होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो इलिप्स होती है x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, जहां पर बी स्क्वायर का वैल्यू ई स्क्वायर का वैल्यू, ई इज द इसेंट्रिसिटी, ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर के इक्वल होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि बी इज स्मॉलर देन ए, ठीक है। तो बी यदि ए से छोटा होता है तो एक्स एक्सिस पे जहां कट करता है इलिप्स वो पॉइंट होते हैं a,0 और -a,0, ठीक है। तो वो जो हॉरिजॉन्टल इलिप्स बोलते हैं भाई कि यहाँ पर चिपटा हुआ होगा ना, भाई हॉरिजॉन्टल की तरफ उसका डेप्थ ज्यादा होगा, फैलाव ज्यादा होगा। फोकाई जो होते हैं इसके बोलते हैं फिक्स पॉइंट, जो इनको फोकाई बोलते हैं, 2 होते हैं बेटा, a,0 और -a,0। 2 फोकाई होते हैं तो 2 करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स भी होती हैं। इस फोकाई की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू a/b a/e, और इस फोकाई की करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू -a/e, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स के बारे में मैं डायग्राम की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बेटा कि ये जो एलिप्स है यहाँ पर a डैश और ये जो पॉइंट बना रहे हैं ना, इस लेंथ को बोलते हैं मेजर एक्सिस, इसको बोलते हैं 2a, लेंथ इज 2a। और ये जो b और b डैश जो पॉइंट है इनको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसकी लेंथ होती है 2b, ठीक है। यदि a b से ज्यादा है तो मेजर एक्सिस 2a है और माइनर एक्सिस 2b है, और यदि उल्टा हो गया तो वर्टिकल एलिप्स में वैसा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बच्चों में क्या बात करता हूँ, मेजर हो गया, माइनर हो गया, इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस मेजर और माइनर को कंबाइंडली अपन प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। फोकाई हो गए, डायरेक्ट्रिक्स हो गए, है ना। अब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो लेटस रेक्टम जो होती है उसकी इक्वेशन ये होगी, फोकस से पास करती हुई और परपेंडिकुलर। तो 2 लेटस रेक्टम होंगी तो उनकी इक्वेशन निकाल ली, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू -e, उनको कर्व के साथ सोल्व कर दो, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम आ जाएंगे। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम आ गए तो उनकी हेल्प से अपन को लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी आ जाएगी, ठीक है बच्चों। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होती है वो होती है 2b स्क्वायर बाई ए, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना। ये सारे पॉइंट वर्टाइसेस, फोकल को, डबल ऑर्डिनेट लेटस रेक्टम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पैराबोला के अंदर, सेम कहानी होती है। तो 2b स्क्वायर बाई ए, ठीक है, इसको तो इससे लिख सकते हैं। सेंटर जो होता है वो सिमेट्रिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है बच्चों।
तो यहाँ पर बच्चों ये कन्फ्यूजन आता है कि सर हम ए ज्यादा लें या बी ज्यादा लें। तो यदि कुछ नहीं दिया हो तो ए को ज्यादा लो बी से, और यदि बी ए से ज्यादा है तो इस प्रकार का वर्टिकल केस होगा। तो सारी चीजें धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगी। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो 2b स्क्वायर बाई ए होता था, यहाँ पर 2a स्क्वायर बाई बी हो जाएगा। ए और बी को बेसिकली इंटरचेंज कर दिया जाता है। इसके बाद बच्चों बात आती है ऑक्सिलरी सर्कल और इसेंट्रिक एंगल ऑफ द इलिप्स। बेटा क्या होता है कि जो इलिप्स का जो मेजर एक्सिस होता है उसको डायमीटर मानते एक सर्कल ड्रॉ कर दो। यदि ए बी से ज्यादा है तो मेजर एक्सिस क्या होगा कि लेंथ 2a हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वो आपका मेजर एक्सिस ऑक्सिलरी सर्कल हो जाएगा। और उसके ऊपर कोई भी पॉइंट यदि अपन लेते हैं, जैसे पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे आपको ये इलिप्स नजर आ रहा है, ठीक है, अपन ने इसको डायमीटर मानते एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आप क्या करो, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लो। सर्कल के ऊपर क्यू थीटा पॉइंट क्या होता है, ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अब उस क्यू पॉइंट से आप जो इलिप्स है उसकी मेजर एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला आपने, तो वो इलिप्स को कहीं ना कहीं कट करेगी पी पॉइंट। तो ये जो पी पॉइंट होगा भाई, आपने क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या ले लिए थे, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए थे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो ये जो पी पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉस थीटा एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट इलिप्स में पुट करके निकालते तो आते बी साइन थीटा। तो इस प्रकार से जो पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आए पी के, क्या ये पॉइंट पी ओसिस लाइन जॉइनिंग के साथ थीटा एंगल बना रहा है, नहीं। तो पॉइंट पी जो है ना उसके कोऑर्डिनेट आएंगे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, और इसी को बोलते हैं हम पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ द इलिप्स, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों एक बात आती है, फोकल डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस उसको बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो पीएस का वैल्यू क्या होगा, ई टाइम्स पीएम। वो डिस्टेंस फॉर्मूला मत लगाना, आपको प्रॉपर्टी पता है, ई टाइम्स पीएम। और पीएम कितना होगा भाई, यहाँ से कितनी डिस्टेंस है ए बाई ई, और इसकी एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ए कॉस थीटा, तो ए इंटू ए बाई माइनस ए कॉस थीटा। तो ऐसे आप निकालो दोनों से, फिर इन दोनों को किसी भी पॉइंट की फोकस से अलग अलग डिस्टेंस निकाल लिया आपने। अब वो क्या होगा, फोकस से किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस से इसका जो सम होता है ना, आप देख पा रहे हो 2a के इक्वल आ रहा है, वो कांस्टेंट होता है, वो मेजर एक्सिस की लेंथ के इक्वल आता है। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अभी अपन ने बात करी ली है, a cos थीटा b sin थीटा इज द पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलिप्स। अब बात आती है, जैसे आपने पैराबोला पर दो पॉइंट लिए t1 t2, इसी प्रकार से यदि मैं इलिप्स के ऊपर दो पॉइंट ले लूं अल्फा बीटा, एक ले लिया मैंने a cos अल्फा a sin अल्फा, दूसरा ले लिया a cos बीटा a sin बीटा। तो उन दोनों की लाइन जॉइनिंग की जो कोड की इक्वेशन होती है वो ये होती है, इसको भी याद रखना बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है। x बाई a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है। पोजीशन की बात करूं तो पोजीशन भी वही है, S1 पॉजिटिव नेगेटिव जीरो वही है, ठीक है। लाइन की अपन बात करें, भाई लाइन जो होगी वो कट करेगी, कहाँ कट करेगी, तो वही अगर अपन चेक करते हैं तो बेटा यदि कहीं पर आपको टेंजेंसी के अलावा कंडीशन पूछी जाएगी कट करती है नहीं करती, तो आप लाइन को सोल्व करो। मैं तो ये बोलता हूँ ना, ये कंडीशन याद करने की आपको जरूरत नहीं है। और अपन कंडीशन ऑफ टेंजेंसी याद कर लेते हैं, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ साथ बच्चों हम रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन की एक बात मैं बता दूं कि एलिप्स और हाइपरबोला के अंदर केवल बी स्क्वायर का डिफरेंस होता है। एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है, और एलिप्स हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होती है। इसी कारण जो आगे जो कंडीशंस डिराइव कर रहे हैं एलिप्स के लिए, वो सेम कंडीशंस हाइपरबोला में भी आएंगी, बस वहां पर बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी की कंडीशन है कि लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर टेंजेंट होती है। तो उसकी कंडीशन है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो बच्चों y इक्वल टू mx प्लस सी, तो यहाँ पर आपको स्लॉप फॉर्मेट में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गई डायरेक्ट, और पॉइंट फॉर्म में तो t इक्वल टू 0 होती ही है, और पॉइंट फॉर्म से पैरामीट्रिक फॉर्म आई जाती है, कैसे x1 y1 की जगह पॉइंट पुट कर देते हो। तो बच्चों देखो, एक कर्व के ऊपर एक स्लोप की दो टेंजेंट होती है, कैसे होती है बेटा एक स्लोप की दो टेंजेंट, आप यहीं पे देख लो प्लस माइनस दो आ रही है ना, वो एंटी पैरेलल्स होती हैं, ठीक है। और जो अपन दो पॉइंट माने भाई, इलिप्स के ऊपर दो पॉइंट है, एक अल्फा और एक बीटा, तो उन दोनों पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो उनको यदि अपन सोल्व करोगे, तो उनको सोल्व करने पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा टेंजेंट्स का, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट वो क्या आएगा, a cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, कॉमा b sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ये भी याद रखना आपको। इसमें लोकस की क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एट अल्फा बीटा हुज एसेंट्रिक एंगल, उसको जो अल्फा एंगल उसको एसेंट्रिक एंगल बोलते हैं, तो उस एसेंट्रिक एंगल डिफर्स बाई पाई बाई 3। तो यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा दे दिया, sin अल्फा cos अल्फा को अपन h और k के टर्म में लिख देंगे, स्क्वायर करके ऐड कर दो, लोकस आ जाता है। ठीक है बच्चों,
ठीक है। यहाँ पर बच्चों ये तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में लिखी हुई है, एक बार सभी बच्चे इसकी रीडिंग लगा लो। ये तीनों प्रॉपर्टी बच्चों इलिप्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जेई मेन पॉइंट ऑफ के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों की तीनों प्रॉपर्टी हाइपरबोला में भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स at the extremities of an focal chord of an ellipse is the directrix corresponding to the focus। तो बेटा क्या कहना चाह रहा है ये प्रॉपर्टी कि यदि अपन फोकल कोड के एक्सट्रीमिटीज पर यदि टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट जहां कट करती हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो लोकस आता है दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, बात क्लियर है। फिर बात आती है कि भाई लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन ए वेरिंग टेंजेंट टू एन एलिप्स फ्रॉम either of its foci is a concentric circle। यदि अपन इलिप्स के फोकाई से किसी भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस है वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों बात आती है कि पोर्शन ऑफ द टेंजेंट टू एन एलिप्स इंटरसेक्टेड बिटवीन द एलिप्स एंड द डायरेक्ट्रिक्स। भाई जैसे कि एलिप्स के ऊपर आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी और ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, तो ये जो पोर्शन होता है ना दैट इज द सेम टू द पैराबोला। पैराबोला के अंदर भी बच्चों सेम प्रॉपर्टी होती है, किसी को नहीं याद है तो याद कर लेना कि पोर्शन इंटरसेक्टेड बिटवीन द टेंजेंट एंड द डायरेक्ट्रिक्स सबटेंड्स ए 90 डिग्री एट द करस्पॉन्डिंग फोकस। यहाँ पर इस वाले फोकस पे करेगा। ठीक है, अब यही लाइन आगे इधर जाएगी तो यहाँ पे भी कट करेगी डायरेक्ट्रिक्स को, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन इस वाले डायरेक्ट्रिक्स पे यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग फोकस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसके बाद बच्चों बात आती है पी एस इक्वल टू पी एम बाई हाइपरबोला, इसेंट्रिसिटी 1 से ज्यादा होगी। हाइपरबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता ही है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा वो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये ए को बाकी सारी कहानी सेम सी है। ठीक है, बस आपको ए कॉमा 0 इधर हो जाएगा, आपके फोकस इधर आ जाएंगे अंदर। तो यहाँ पर जो मेजर एक्सिस होती थी इलिप्स की उसकी जगह बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, वहां पर जो कॉन्जुगेट एक्सिस बोलती है उसको, वहां पर जो माइनर एक्सिस थी उसकी जगह बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस, क्योंकि ये तो कभी वाई एक्सिस को तो कट करेगा नहीं ये वाला पर हाइपरबोला, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट्स लेते हैं। कंबाइंड को बोल देते हैं प्रिंसिपल। वर्टाइसिस हो गए, फोकल कोड हो गए, डबल ऑर्डिनेट हो गए, लेटेस्ट सिस्टम सेम आती है 2b² बाई ए, ना कैलकुलेशन सारी सेम सी ही है। ठीक है, और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट सिस्टम हो गए, सेंटर हो गया। तो यही नीचे जो नोट लिखा हुआ है ना जनरल नोट, वो यही कह रहा है कि b² की जगह -b² रखने से काफी सारी प्रॉपर्टीज और काफी सारे कंक्लूजन डायरेक्टली डिराइव किए जा सकते हैं। फिर आती है बेटा कॉन्जुगेट हाइपरबोला। जैसे कि हाइपरबोला केस में क्या है कि एलिप्स के केस में तो चलो ए बी से बड़ा हो जाए या बी ए से छोटा हो जाए तो वहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एलिप्स बन जाते हैं, लेकिन हाइपरबोला केस में ऐसा नहीं होता है। हाइपरबोला केस में क्या होता है कि ये जो वर्टिकल वाला हाइपरबोला बनाते हो ना, तो ये हाइपरबोला और ये दूसरा वाला हाइपरबोला, मतलब एक्स स्क्वायर को पीछे नेगेटिव और वाई स्क्वायर को पॉजिटिव उल्टा करना पड़ता है, या फिर राइट हैंड साइड में -1 करो, बात एक ही है। तो वो वर्टिकल हाइपरबोला बनता है। तो उसको वर्टिकल हाइपरबोला और जो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला होते हैं उन दोनों को एक दूसरे का कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। यदि आपको एग्जांपल के अंदर हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला गिवन है और आपको बोला जाए कि वर्टिकल हाइपरबोला क्या होगा, तो उसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होगा ये बोला जाए, तो अपन क्या करेंगे कि वहां पर वर्टिकल हाइपरबोला निकाल लेंगे। ठीक है, और यदि वर्टिकल हाइपरबोला गिवन है और उसका बोला जाए कॉन्जुगेट हाइपरबोला निकालो तो हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर देखिए हाइपरबोला के केस में कुछ पॉइंट याद रखने हैं आपको। E1 E2 यदि हाइपरबोला और उस कॉन्जुगेट की यदि इसेंट्रिसिटी है तो 1/E1² + 1/E2² की वैल्यू 1 होती है। द फोकाई ऑफ ए हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट आर कॉन्साइक्लिक। जो हाइपरबोला बना और जो कॉन्जुगेट बना उसके जो 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 फोकाई है वो कॉन्साइक्लिक होते हैं और स्क्वायर के वर्टिसेस बनाते हैं। दो हाइपरबोला को सेम तभी कहा जाता है जब वो इसेंट्रिसिटी सेम रखती हो। टू सिमिलर हाइपरबोला सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, चलो 4 पॉइंट। वही ऑक्सिलरी सर्कल क्या होगा कि डायमीटर को जो उसको रेडियस मानते, डायमीटर जो जो अपना मेजर एक्सिस जो है ट्रांसवर्स एक्सिस उसको डायमीटर मानते सर्कल खींचा। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डालेगा नहीं तो अपने टेंजेंशियली गए, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाला तो यहाँ से जो पॉइंट आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट वो आता है 1 sec थीटा, b tan थीटा। ठीक है, अब वही 2 पॉइंट मान करके इक्वेशन ऑफ कोड लिखते तो आ जाती है, इसको भी याद रखना है आपको। ठीक है, जनरली इससे क्वेश्चन नहीं आता है। पॉइंट की पोजीशन जो होती है ना हाइपरबोला केस में थोड़ा सा उल्टा होता है। S1 नेगेटिव तो अंदर होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है ना बाहर का पोर्शन है ना, तो S1 पॉजिटिव पर अंदर होता है, S1 पॉजिटिव पर अंदर होता है, S1 नेगेटिव पर बाहर होता है और S1 0 पर कर्व के ऊपर होता है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है बेटा, हाइपरबोला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में a = b बन जाता है। क्या बन जाता है, a = b, x² - y² = a²। तो इसके एसिम्पटोट्स जो होते हैं जो इनफाइनाइट पे जाके टच करते हैं वो लाइन होती है y = +-x। इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आती है √2।
ये बच्चों क्या है कि ओरिजिनल सिस्टम को 45 डिग्री से रोटेट कर दो तो अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाता है। तो इसको अपन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्मेट में यदि याद रखना चाहें तो अपन ये याद रख सकते हैं सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर बाई 2 होगा, और ये सारी कैलकुलेशन अपन कर सकते हैं इजीली। अब वही कहा जाती है भाई कि लाइन और हाइपरबोला सी स्क्वायर का वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा, तभी तो लाइन टेंजेंट होगी, ठीक है ना। बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर आ गया, इक्वेशन ऑफ कोड आ गई। इक्वेशन ऑफ कोड ना भी याद रहे तो छोड़ सकते हो। टेंजेंट्स आ गया तो भाई पैराबोला के ऊपर, सॉरी इलिप्स और हाइपरबोला के ऊपर इक्वेशन टेंजेंट सेम सी होंगी स्लोप फॉर्मेट में, ये पॉइंट फॉर्मेट में, और ये पैरामेट्रिक वर्ड में पॉइंट पुट करना ही रहता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूर अलग से है, ये याद रख सकते हो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अलग से है, ठीक। इसके बाद बच्चों बात आती है पेयर ऑफ टेंजेंट्स की। तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स वगैरह या कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ये सब कहानी सर्कल में जो पढ़ी थी सेम कहानी है, बस आपको क्या लगाना है, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इस सर्कल का कॉन्सेप्ट सारी सर्कल में पढ़ ली है हम ऑलरेडी, आपने नहीं पढ़े तो एक बार रिवाइज कर लेना। तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होती है एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है। एस क्या होता है, एस वन क्या होता है, टी क्या होता है, आपको ऑलरेडी पता है, डायग्राम से देख सकते हो, ठीक है। डायरेक्टर सर्कल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज नोन एज द डायरेक्टर सर्कल, ठीक है। ये देख लो आप इन सबके डायरेक्टर सर्कल्स। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होती है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अपन पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो लाइन जो टच करती है उनकी लाइन ज्वाइनिंग पेयर ऑफ पॉइंट क्या होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बच्चों टी इक्वल टू जीरो होती है। ये बच्चों जो नीचे जो नोट करके लिखा हुआ है इसको अच्छे से याद कर लेना कि वो जो बाहर जो पॉइंट होता है और जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है उनसे बनने वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैराबोला के केस में वो होता है 1/2a इंटू वाई वन की पावर वाई वन स्क्वायर माइनस 4x1, बेसिकली S1, S1 की पावर 3/2 है ना, 1/2a S1 की पावर 3/2, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाता है। इक्वेशन t इक्वल टू 0 से निकाल सकते हैं। कॉर्ड विद ए गिवन मिडिल पॉइंट t इक्वल टू S1 से निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर मेजर ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो जाता है, देन देयर कम्स द नॉर्मल, ठीक है बच्चों। यहाँ तक जो मैंने पार्ट आपको बताया है ना नॉर्मल से पहले तक का, ये तो आपको पूरा का पूरा एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। और भगवान ने चाहा तो ज्यादातर चांसेस यही है कि क्वेश्चन यहीं से आता है। और पैराबोला के नॉर्मल फिर भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू इलिप्स एंड हाइपरबोला। तो वही टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो वहां पर बेटा आप निकाल लो, तो ये तो पॉइंट फॉर्मेट में आ गया। स्लोप फॉर्मेट में y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू ए एम माइनस ए एम क्यूब, ठीक है। और पैरामेट्रिक फॉर्मेट में m की जगह माइनस टी डाल दो तो अपना काम ये बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या याद रखना है कि वही T1 और T2 पर दो पॉइंट पर यदि मैं क्या ड्रॉ करूँ नॉर्मल, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए T1 प्लस T2 प्लस T1 T2 प्लस ए T1 प्लस T2 प्लस T1 T2 प्लस 2, ये तो हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस ए T1 T2 ए T1 प्लस T2 माइनस ए T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। अब इसमें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई पैराबोला के ऊपर यदि T1 पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करते हो और वो आगे जाकर के यदि पैराबोला को T2 पॉइंट पे कट करता है, T2 पे नॉर्मल हो जरूरी नहीं है, T2 पे कट करता है तो T2 का वैल्यू माइनस T1 माइनस 2/T1 के इक्वल होती है। अब यदि आप T1 T2 पे जो पैराबो नॉर्मल खींच रहे हो और T3 पे यदि वो कट करते हैं तो T3 का वैल्यू T1 प्लस T2 प्लस T3 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। और T1 T2 का वैल्यू 2 के इक्वल होता है। इसी प्रकार से बच्चों इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द इलिप्स x1 y1 पर, मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट है लेकिन एक बार याद रखना बच्चों ना कि भाई पॉइंट फॉर्मेट में ये होती है, पैरामेट्रिक फॉर्मेट में ये होती है, ठीक है। हाइपरबोला पर भी सेम, हाइपरबोला की नॉर्मल की इक्वेशन और इलिप्स की नॉर्मल की इक्वेशन सेम होंगी, बस बी स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर लिख देना। अब बच्चों पैराबोला के केस में एक पॉइंट आता था, याद कीजिए, कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट क्या कहता है कि किसी पॉइंट से यदि अपन तीन नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो जैसे इनकी पॉइंट T1 T2 T3 है तो T1 प्लस T2 प्लस T3 का वैल्यू 0 होता है, या इनके सम ऑफ द स्लोप 0 होता है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ द स्लोप इज 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ थ्री कोनॉर्मल पॉइंट्स ऑन द पैराबोला इज 0, ऑर्डिनेट्स तो y कोऑर्डिनेट का सम होता है 2a T1, तो 2a T1 प्लस 2a T2 प्लस 2a T3, इन तीनों का जो सम आएगा वो कितना आएगा, मेरा 0 आएगा, ठीक है। और इन तीनों पॉइंट से बनने वाला जो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल होगा वो भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तीन नॉर्मल होंगे, इसे कैसे चेक करोगे, उसके लिए क्या है बेटा, कंडीशंस h ग्रेटर देन 2a एंड k स्क्वायर इज लेस देन 4/27a, k स्क्वायर लेस देन 4/27a इंटू h माइनस 2a का इंटू h माइनस 2a का होल क्यूब, ठीक है बच्चों।
ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पर, यदि आपको ये कंडीशन याद नहीं है तो आप क्या करना, y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस ए टी क्यूब, ये इक्वेशन लिख देना नॉर्मल की। अब वो बोले कि 1,2 से पास करती है लेट से, तो 1,2 इनपुट कर देना, तो इक्वेशन बन जाएगी टी में। टी के जितने रियल रूट्स होंगे, जितने रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, उतने ही नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हो, मैक्सिमम 3, क्योंकि 3 डिग्री की इक्वेशन है। इसके बाद बच्चों बात आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी की, जो कि मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी क्या कहती है बच्चों की, पैराबोला के अंदर यदि कोई रे इनफाइनाइट से आ रही है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करती है, या फोकस से कोई रे इमिनेट हुई तो वो रिफ्लेक्शन के बाद पैराबोला के एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। यदि मैं इलिप्स की बात करूं तो इलिप्स के अंदर क्या होता है कि सपोज यहाँ से कोई लाइट रे गई, ठीक है, एक फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे फोकस से पास करती है। मतलब यहाँ पर यदि मैं एंगल बाइसेक्टर की बात करूँ तो ये एंगल बाइसेक्टर की तरह बिहेव करेगा। और सेम कहानी होती है हाइपरबोला में, मतलब हाइपरबोला और इलिप्स की प्रॉपर्टी सेम है कि भाई एक की तरफ जा रही है, एक फोकस की तरफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेकंड फोकस से वो पास करती हैं। ठीक है, ये बातें बच्चों हमें सारी याद रखनी है। तो बेटा देखो, इसके बाद भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बच जाती हैं। क्या उन सारी प्रॉपर्टीज को हमें ध्यान रखना है? नहीं। जो मैंने इलिप्स के लिए जो 3-4 प्रॉपर्टी बताई थी, वो सेम प्रॉपर्टी हाइपरबोला के लिए भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इस कारण मैंने हाइपरबोला के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को रिपीट नहीं किया है। तो आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो मेरे साथ शेयर करो।